नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु संचालित ज्ञान सुधा सक्सेस साथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की दृष्टि से हिंदी विषय में आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय पर। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ विशेष रूप से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम घोषित किया गया है, उसमें प्रथम प्रश्न पत्र में इकाई संख्या 4 आदि मध्यकालीन पाठ, इसके प्रथम बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें समग्र अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ में सबसे पहला पाठ है पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय, और जिसके लेखक हैं चंद बरदाई। चंद बरदाई, जिन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, संवत 1205 के आसपास इनका जन्म माना जाता है, अर्थात 1198 ईस्वी के आसपास इनका जन्म माना जाता है। और जन्म स्थान जो है वर्तमान पाकिस्तान लाहौर में इनका जन्म माना जाता है। बाद में ये दिल्ली आए और पृथ्वीराज चौहान के सखा बने। मृत्यु इनकी मानी जाती है संवत 1249 ईस्वी में। और शुक्ल जी जो हैं इनका समय मानते हैं 1225 संवत से 1249 संवत तक। इस तरह इनके बारे में प्रसिद्ध है कि ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, लेखक भी थे, राजकवि थे, योद्धा थे, पूरी तरह से उनके राजदार थे, उनके साथ रहते थे। दोनों का कहते हैं जन्म भी एक ही दिन हुआ और दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन हुई। और जो विख्यात अजमेर के नरेश भी थे और दिल्ली तक के राज्य के नरेश थे पृथ्वीराज, उनके ये बहुत ही परम मित्र थे, हम जैसे बात कर चुके हैं। और विद्यमानता इनकी जो है वो 13वीं शताब्दी जो है उसमें मानी जाती है। और अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात करें तो पृथ्वीराज रासो एक बहुत ही बड़ा काव्य है और हिंदी का पहला जो है इसे महाकाव्य होने का भी गौरव प्राप्त है। रासो जो ग्रंथ है इसमें लगभग 2500 पृष्ठों का यह एक महाकाव्य है, जिसमें 69 समय है। समय कह सकते हैं, सर्ग कह सकते हैं, अध्याय कह सकते हैं। 69 समय है। बहुत से इसमें तत्कालीन जो छंद थे उनका प्रयोग किया गया है, जैसे कवित है, दोहा, तोमर, त्राटक, गाहा, आर्या, ये सभी छंद जो है इसमें प्रयुक्त किए गए हैं। और ऐसा माना जाता है कि रासो के उत्तर भाग का जो समापन है उसका जो पूरा किया है वो चंद बरदाई के पुत्र जो जलहन थे उन्होंने इसको पूरा किया था, क्योंकि जैसे प्रसिद्ध है कि जब वो गए तो वो इस पुस्तक को अपने पुत्र के हाथ में सौंप कर गए थे। इस तरह से जो पृथ्वीराज चौहान जो हिंदू सम्राट थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय हिंदू सम्राट जो थे, उनके परम मित्र थे ये। और पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो अजमेर के भी राजा थे। इसके पीछे भी पूरी ऐतिहासिक कथा है, क्योंकि उनके नाना ने उनको गोद ले लिया था तो वो दिल्ली के नरेश भी बन गए थे। और इस तरह से अजमेर, जिसे हम कहें पहले क्या कहा जाता था, अजय मेरू इसका पुराना नाम था, जो आज अजमेर के नाम से हम जिसे जानते हैं। पृथ्वीराज के गोद जाने को लेकर, अपने नाना के गोद जाने को लेकर जो बात प्रचलित है उस पर भी एक बार गौर कर लेते हैं। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का पूरा वर्णन किया गया है। इस पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। और सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुंवर अर्थात तोमर जो हैं वो राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। तो अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, एक सुंदरी और एक कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद राठौड़ की उत्पत्ति हुई। और दूसरी कन्या जो कमला है उसका विवाह अजमेर के चौहान जो सोमेश्वर थे, जो पृथ्वीराज के पिता थे, उनके साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। इस तरह से अनंगपाल ने अपनी नाती जो पृथ्वीराज है उसको गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज
एक हो गया। इस तरह से पृथ्वीराज रासो एक विशाल ग्रंथ है और बहुत बड़ी कथा है इसमें। पृथ्वीराज के जीवन को लेकर, चरित्र को लेकर, प्रेम को लेकर, विवाह को लेकर, युद्ध को लेकर बहुत सारे प्रसंग हैं इसमें। लेकिन हम जो है वो विशेष रूप से केंद्रित रखेंगे अपने चर्चा को पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय पर। पद्मावती समय की व्याख्या खंड पर बात करने से पहले या उसके कथानक को लेकर चर्चा करने से पहले यहाँ पर यह उल्लेख कर देना भी ज़रूरी होगा कि जिस कथा की हम बात कर रहे हैं, जिस पृथ्वीराज रासो की हम बात कर रहे हैं, वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो बताया है, जो उल्लेख किया है वह है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हुए जिन 12 ग्रंथों की सूची दी थी उसमें एक पृथ्वीराज रासो भी था। तो पृथ्वीराज रासो एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा महाकाव्य है, एक ऐसी रचना है जिसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर सबसे अधिक विवाद रहा है। तो यहाँ हम ये उल्लेख कर देना चाहेंगे कि बहुत से विद्वान इसको लेकर बहुत अलग अलग राय रखते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ होते हुए भी इसमें ऐतिहासिकता को लेकर कई सारी इसकी शंकाएं बनी रहती हैं। इसमें जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, कुछ कालक्रम को लेकर, कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर, और कुछ जो पात्र हैं, ऐतिहासिक पात्र हैं, उनके नाम को लेकर भी बहुत सारा हमें मतभेद दिखाई देता है। तो पृथ्वीराज रासो जो है उसके नाम को लेकर, उसके घटनाओं को लेकर जिस तरह से विवाद है, इसी तरह से बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि चंद नाम का कोई कवि था ही नहीं जिसने ये पृथ्वीराज रासो लिखा हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा वाद विवाद का विषय है। प्रमाणिकता को लेकर एक बहुत सारे विद्वान जो हैं वो 2 भागों में बंटे हुए नज़र आते हैं। एक वर्ग वह है जो इसे पूरी तरह से प्रामाणिक ग्रंथ मानता है, और एक वर्ग वह है जो इसे अप्रामाणिक मानते हुए बहुत सारे तर्क देता है। तो कुल मिलाकर पृथ्वीराज रासो एक काव्य ग्रंथ है और इसमें ऐतिहासिकता से छेड़छाड़ दिखाई देती है। तो इस संदर्भ को, इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें पृथ्वीराज रासो को पढ़ना है कि हमें बहुत सारे मत जो हैं इसके संबंध में अलग अलग मिल सकते हैं इसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर। पद्मावती समय जो है उसको प्रारंभ करने से पहले संक्षेप में हम उसके कथानक पर बात करेंगे। अभी तक हमने पृथ्वीराज रासो पर में जो विस्तार से जिसका वर्णन किया गया उस पर बात की है। तो पद्मावती समय के कथानक का अध्ययन करने के लिए हम उसे विभाजित कर लेंगे अध्ययन की दृष्टि से, सुविधा के लिए। और वह विभाजन कैसे होगा? घटनाओं के आधार पर, मुख्य प्रसंगों के आधार पर। तो कुछ इस प्रकार से हमने उसका शीर्षक रखा है, समुद्र शिखर राज्य के वैभव का वर्णन, फिर उसके बाद पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन, फिर पद्मावती का विवाह तय होना, उसके वागदान संस्कार होना, फिर उसके बाद में पद्मावती का विलाप और उसके हरण की कथा, फिर उसके बाद पृथ्वीराज का विजयी होना, युद्ध का वर्णन और पृथ्वीराज का विजयी होना। कथानक कहाँ से प्रारंभ होता है? समुद्र शिखर राज्य के वैभव के वर्णन से। पहला नाम हमने यह दिया विभाजन करते हुए। तो यहाँ पे बताया है कि पूर्व दिशा में समुद्र शिखर नामक राज्य है, बहुत विशाल है और बहुत ही सुंदर है। उसके वैभव का वर्णन किया है। राजा उनके उस समुद्र शिखर राज्य के राजा विजयपाल हैं और उनकी सेना का वर्णन किया है कवि ने, और उनकी प्रतिष्ठा का वर्णन किया है। कहीं भी हम प्राचीन ग्रंथ में देखते हैं तो राज्य की विशालता का और उसकी शक्ति का और राजा के जो ताकत है उसका वर्णन करने के लिए कवि जो है वो सेना का वर्णन जरूर करते हैं। तो यहाँ पे पूर्व दिशा में विद्यमान राजा विजयपाल जिसके राजा हैं, उनके जो राज्य है समुद्र शिखर, उसकी प्रतिष्ठा का वर्णन है। राजा विजयपाल और उनकी रानी पद्मसेन, ये नाम हमें याद रखने चाहिए। राजा विजयपाल और रानी पद्मसेन की पुत्री का नाम पद्मावती है। उनके 10 पुत्र और एक पुत्री है जो सभी रूप, गुण और सौंदर्य में सभी एक से बढ़कर एक हैं, सभी एक समान हैं। तो इस तरह से उनकी पुत्री का नाम पद्मावती है।
यहाँ तक फिर दूसरा जो हमने शीर्षक दिया है वह है पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन। फिर कवि ने बड़े कौशल के साथ में बताया है कि किस तरह से धीरे धीरे जो वह पद्मावती है वह बड़ी होती है और वह पद्मावती कोई साधारण कन्या नहीं है, चंद्रमा की 16 कलाओं के समान जिसका सौंदर्य है, और यहाँ तक कि सुर नर मुनिगण को भी उसका सौंदर्य सम्मोहित कर देने वाला है। और 64 कलाओं में वह सुजान है, केवल सौंदर्य संपन्न ही नहीं है, कलाओं से भी संपन्न है वो। और एक दिन बाग में महल के बगीचे में खेलते हुए एक विलक्षण तोते से उसकी भेंट होती है, और जो तोता है वह भी उसके साथ में उसको देखकर बहुत प्रसन्न होता है, और पद्मावती का मन भी तोते के साथ में पूरी तरह से रम जाता है। तोता जब उसके सौंदर्य को देखता है, उसके गुण को देखता है, तो उसको एकाएक अनुभूति होती है, क्योंकि वो दिल्ली के प्रदेश से आया हुआ तोता है, तो उसे अनुभूति होती है कि पृथ्वीराज जो चौहान है वही इस कन्या के लिए योग्य वर हो सकते हैं। और फिर उस समय जिस प्रकार से तोता सोचता है, तोता वर्णन करके सुनाता है, वह बताता है पृथ्वीराज के शौर्य के बारे में, उनके राज्य के बारे में, उनके बल के बारे में, उनकी मजबूती के बारे में, उनकी करुणा, उदारता और शक्ति संपन्नता का वर्णन करते हुए तोता जो है वो दिल्ली प्रदेश के बहुत से चित्र जो हैं वो पद्मावती के सामने रखता है। और इस तरह से पद्मावती के सामने रखता है कि पद्मावती गुण श्रवण मात्र से राजा पृथ्वीराज चौहान पर मोहित हो जाती है, उनसे प्रेम करने लगती है और उन्हीं को अपना वर स्वीकार कर लेती है। यहाँ तक जो है कथा के ये दो हमने शीर्षक जो बांटे हैं वहाँ पूरे होते हैं। और तीसरा शीर्षक जो हमने दिया है वह है पद्मावती का विवाह तय होना और उसका वाग्दान। तो जब पद्मावती किशोरावस्था की ओर बढ़ रही है, किशोरावस्था के बाद वो युवावस्था की ओर उसकी आयु बढ़ रही है, वह बढ़ रही है, तब उसके माता पिता को उसके विवाह को लेकर चिंता होती है और उसका विवाह तय करने के लिए वो राजपुरोहित को आमंत्रित करते हैं और राजपुरोहित को वहाँ पर बुलाया जाता है। राजपुरोहित को आमंत्रित करके वो योग्य वर तलाशने के लिए उन्हें भेजते हैं और उनको आदेशित करते हैं कि उचित वर मिलते ही उन्हें नारियल भेंट करके उसका जो है वाग्दान संस्कार किया जाए। तो जो राजपुरोहित हैं वहाँ से जाते हैं तो उनको कुमाऊँ जो विशाल दुर्ग है, कुमाऊँ के राजा कुमुदमणि, वो उन्हें उनके योग्य वर के रूप में पद्मावती के लिए उचित लगते हैं। वो उनको नारियल देते हैं, पूजन करते हैं और पूजन विधि के साथ में कुमुदमणि को एक तरह से वाग्दान संस्कार पद्मावती और कुमुदमणि के साथ कर दिया जाता है। और उसके पश्चात जैसे ही विवाह तय होने की खबर पद्मावती को मिलती है, वह बहुत निराश होती है, हताश होती है, विलाप करने लगती है। उधर से बारात रवाना होती है और पद्मावती जो है वो विलाप में डूबी हुई है, शोक में मग्न है, क्योंकि वो तो पृथ्वीराज को अपना पति मान चुकी है। तो वह उस समय तोते को संदेश देती है, शीघ्रता के साथ जाओ दिल्ली प्रदेश में, उनको तिथि बताती है, दिन बताती है, स्थान बताती है कि पृथ्वीराज को वहाँ पहुँचने के लिए मेरा संदेश दो और उनको कहो कि मेरा आकर वरण करें, क्योंकि मैंने उन्हें अपना पति मान लिया है। पद्मावती का यह संदेश लेकर तोता वहाँ से चला जाता है, दिल्ली प्रदेश की तरफ रवाना होता है। दूसरी तरफ कुमुदमणि की बारात जो है वह भी समुद्र शिखर में पहुँचने वाली है और बारात के दिन ही पृथ्वीराज का आगमन होता है और जो प्राचीन शत्रु है पृथ्वीराज चौहान का, मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी, सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी, उसको भी यह खबर मिल जाती है कि दिल्ली नरेश जो हैं वो कुछ सैनिकों के साथ में वहाँ गए हुए हैं, तो वह भी वहाँ पर चढ़ने की तैयारी कर देता है उनके ऊपर। इस तरह से पृथ्वीराज जो है वो निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर पहुंचकर पद्मावती का हरण करते हैं। पृथ्वीराज और विजयपाल और कुमुदमणि की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है और दूसरी तरफ वहाँ से जब वो विजयी होकर लौटते हैं तो पृथ्वीराज का युद्ध शहाबुद्दीन गोरी से होता है। वहाँ पर भी युद्ध का वर्णन है। गोरी से भी जो युद्ध होता है उसमें विजयी होते हैं पृथ्वीराज और उसके बाद अंतिम हिस्सा आता है कि पृथ्वीराज जो है विजयी होकर
किस तरह से युद्ध में वो लड़ते हैं, विजयी होते हैं, और युद्ध स्थल का भी वर्णन किया गया है। पद्मावती का वरण करते हैं और सुल्तान जो गौरी है उसको बंदी बनाते हैं, और पद्मावती का वरण करके, पद्मावती को वरण करके और शहाबुद्दीन गौरी को बंदी बनाकर वो वहाँ से प्रस्थान करते हैं और दिल्ली में पहुँचते हैं। वहाँ पर पद्मावती से विवाह करते हैं और आनंद के साथ में महल में प्रवेश करते हैं, जहाँ उनका बहुत ही शानदार स्वागत होता है। तो ये एक पूरी कथा है पद्मावती की, पद्मावती समय की पूरी कथा, जिसे हमें ध्यान रखना होगा कि कहाँ कौन सा प्रसंग आता है, कहाँ किससे युद्ध किया जा रहा है, क्योंकि 2-3 जगह युद्ध का वर्णन है, वह भी हमें ध्यान रखना होगा। तो इन सब चीज़ों के साथ में हम अब व्याख्या खंड को प्रारंभ करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय का प्रारंभ किस पद से होता है। पूर्व दिस गढ़गढ़नपति समुद्र शिशर अति द्रुग तहसु विजय सुरराजपति जादू कुलय अभग। तो पद्मावती समय का प्रथम दोहा है, ये दोहा जिसे कह सकते हैं। पूर्व दिस गढ़गढ़नपति की पूर्व दिशा में सभी गढ़ों के स्वामी, सभी दुर्गों में सबसे बड़े दुर्ग गढ़गढ़नपति समुद्र से शरति दुर्ग, समुद्र शिखर नाम का अत्यंत विशाल काय दुर्ग है, गढ़ है, किला है। तहसु विजय सुरराजपति, और वहाँ पर सुरराज, जैसे स्वर्ग में देवताओं पर इंद्र का राज है, ठीक वैसे ही वहाँ के राजा विजयपाल जो हैं वहाँ के स्वामी हैं, वहाँ के राजा हैं, वहाँ के नरेश हैं। जादू कुलय अभग, कौन से विजयपाल? जो यादव वंशी कुल के, मतलब वंश के हैं, और अभग प्रतापी हैं, अपराजेय हैं, और जिनको आज तक कोई भी भंग नहीं कर सका है, जिनको कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सका है। तो इस तरह से पूरे दोहे का क्या अर्थ निकलता है कि सभी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ समुद्र शिखर नाम का एक दुर्ग है, बहुत बड़ा है, अगम्य है, और जिस पर यादव वंश के अपराजेय राजा विजयपाल इंद्र के समान वैभवशाली राजा जो हैं वो राज करते हैं। वे प्रतापी हैं, वे वैभव से परिपूर्ण हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, और बहुत ही शौर्यवान हैं, और इंद्र के समान उनका राज्य वहाँ पर चलता है। अब देखिए, जो वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है, राजा विजयपाल और समुद्र शिखर, ये दोनों ही काल्पनिक नाम प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये इतिहास में इनका उल्लेख नहीं मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो एक और ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत और पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय, दोनों में बहुत सारी समानताएं मिलेंगी हमें। कथानक रूढ़ियाँ एक जैसी हैं, कथा कई जगह बिल्कुल एक जैसी लगती है, और पद्मावती जो नायिका, वहाँ भी नायिका का नाम पद्मावती है, और इसमें भी पद्मावती ही है नायिका का नाम। और दूसरी तरफ एक और जो पात्र है जिसमें तोते से वार्तालाप करती है पद्मावती, तोते से प्रभावित होती है, ठीक वैसे ही जैसी के पद्मावत में भी एक तोता है, शुक है, और इस तरह दोनों में बहुत सारी समानताएं हमें देखने को मिलती हैं। और शायद इसका कारण ये हो सकता है कि कथानक कहीं एक लिया गया हो, किसी लौकिक प्रेम कथा को आधार बनाकर दोनों ने ही कथानक का अपनी कथा को आगे बढ़ाया है, इसलिए बहुत सारी समानताएं इस दोनों ग्रंथों में पाई जाती हैं। तो हमें ये महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना होगा कि पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय की कथा या उसके पात्र जो हैं किस और एक बड़े काव्य ग्रंथ के समान प्रतीत होते हैं, तो वह है मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत। कवि चंद्र बरदाई जो थे, उन्होंने समुद्र
शिखर नामक जो राज्य का वर्णन किया है उसको हमने पहले ही पद में देखा, पहले ही दोहे में, कि उनको उन्होंने पूर्व दिशा में स्थित बताया है। ठीक वैसे ही जायसी का जो पद्मावत है वहाँ पर भी हमें सिंगल द्वीप का वर्णन मिलता है। सिंगल द्वीप भी पूर्वी समुद्र अर्थात जो बंगाल की खाड़ी है उसके वहाँ पर स्थित प्रतीत होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों पूर्व दिशा में विद्यमान है। तो हमें जब हम देखते हैं तो इन दोनों ग्रंथों में जो काव्य रूढ़ियाँ मिलती हैं, जो दोनों ग्रंथों की काव्य रूढ़ियों की समानता है, वो क्या क्या है कि जायसी ने पद्मावत में और चंद ने पृथ्वीराज रासों में, चंद बरदाई ने, वो क्या है, एक तो नायिका का पूर्व दिशा में स्थित किसी स्थान का होना, किसी स्थान से वो जुड़ी हुई है। दूसरा, शुक द्वारा प्रेम का उत्पन्न किया जाना। जायसी ने भी यही किया है पद्मावत में, और पृथ्वीराज रासो में भी पद्मावती समय में चंद बरदाई ने यही किया है। और तीसरा जो है वो है पद्मावती, दोनों नायिकाओं का नाम पद्मावती है। तो हम कथानक रूढ़ी भी कह सकते हैं कि ये जो है कथानक रूढ़ी, इसमें दोनों कवियों ने इन 3 कथानक रूढ़ियों का प्रयोग इसमें किया है। इस दोहे में अनुप्रास अलंकार है, हम सब पहचान सकते हैं, और रूपक अलंकार का प्रयोग है जब उन्होंने कहा है सुरराज इंद्र के समान शासन करते हैं, तो वहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है। आइए देखते हैं दूसरा दोहा। दूसरा उनका दोहा क्या है पद्मावती समय का। हसम हयज्ञ देश अति पति सायर मरजाद, प्रबल भूप से वही सकल धुनि निशान बहुसात। यहाँ पे फिर से जैसा कि उन्होंने संकेत किया है, समुद्र शिखर नामक राजा है, समुद्र शिखर नामक राज्य है, और उसके राजा का नाम विजयपाल है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी प्रसंग में वो कह रहे हैं कि जो हसम हाथी है, उसमें हसम, हयज्ञ घोड़े हैं, देश अति, देश अति मतलब विशाल काय देश है, विशाल काय से मतलब विशाल फैला हुआ, बहुत विशाल राज्य है। और पति सायर मरजाद, पति मतलब प्रतिष्ठा, सायर मतलब समुद्र, और मर्जाद मतलब पर्यंत, मर्यादा वहाँ तक है, उसकी सीमा वहाँ तक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि राजा विजयपाल की सेना में हाथी हैं, घोड़े हैं, और विशाल राज्य है उसका। आज आप जब भी इस तरह के प्राचीन ग्रंथ को उठाकर देखेंगे तो हम पाएंगे कि वहाँ राजा के वैभव का वर्णन अवश्य मिलता है। और राजा के वैभव का वर्णन करने का सबसे जो पारंपरिक तरीका कवि के पास क्या होता है कि वो उसकी सेना का वर्णन करता है। उसमें इतने हाथी हैं, उसमें इतने घोड़े हैं, उसके पास जो है वो युद्ध के लिए इतने सैनिक हैं। तो ये एक तरह से जो है उनकी उनकी संपत्ति मानी जाती थी, या उनका जो है उससे उनकी ताकत का, उनके बल का पता चलता था। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि उनके पास असंख्य हाथी घोड़े हैं, और विशाल राज्य है, और उनकी प्रतिष्ठा जो है, प्रतिष्ठा की मर्यादा समुद्र पर्यंत है, समुद्र तक फैली हुई है, समुद्र के समान। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं, समुद्र तक फैली हुई है, या समुद्र के समान मर्यादा वाला है। राजा विजयपाल जो है वह समुद्र के समान मर्यादा वाले हैं, समुद्र पर्यंत जो पृथ्वी के स्वामी हैं, और समुद्र तक उनकी प्रतिष्ठा फैली हुई है। दोनों ही चीज़ें, हम दोनों ही भाव इसमें से निकाल सकते हैं। तो यही एक व्याख्या और विश्लेषण का यही तात्पर्य होता है कि कवि ने उसको किस संदर्भ में कहा, क्या 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 अर्थ अपने अंदर उसको लेते हुए उन्होंने लिखा। लेकिन जब हम उनके जाने के बाद उन सब चीज़ों का विश्लेषण करते हैं तो हम जितने अर्थ उसमें निकलते हैं उसके आधार पर उनका विश्लेषण करते हैं। तो प्रबल भूप से वही सकल, वो आगे क्या कहते हैं कि शक्तिशाली राजा जो हैं वो भी सभी उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, धुनि निशान बहुसाद। अब ये चीज़ जो है वो बार बार हम देखेंगे यहाँ मिलती है पृथ्वीराज रासों में, पद्मावती समय में। धुनि निशान बहुसाद, निशान मतलब नगाड़े, बहुसाद नगाड़ों का जय घोष, नगाड़ों का घोष जो है वो हमेशा चारों ओर गूंजता रहता है। ये भी एक तरह से राजा की राज्य की खुशहाली का प्रतीक है, उसकी जो है उसकी एक तरह से वैभव का प्रतीक है कि वहाँ हमेशा नगाड़ों की आवाज़ गूंजती रहती है, और चारों ओर जो है उनका मानो जय घोष जो है वो बजता रहता है, और नगाड़े इतनी जोर के साथ में आवाज़ करते हैं कि सारी दिशाओं में वो फैल जाते हैं, और इसके माध्यम से मानो वो राजा की विजय यात्रा की घोषणा करते हैं, राजा को अपराजय बताते हैं। इस तरह से वो राजा को शक्तिशाली होने की, राजा के बल की घोषणा करते हैं। इस तरह नगाड़ों का बजना
कहीं न कहीं राजा की सेना से जुड़ा हुआ है, राजा के सैन्य बल के साथ-साथ उसकी जो संपदा है, उसकी जो समृद्धि है, उसका भी प्रतीक बन जाता है, जिसका प्रयोग प्राचीन कवियों ने बहुत जगह पर किया है। और हम देखेंगे पद्मावती समय में भी उसकी आवृत्ति हमें मिलती है। तो आज हमने पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय पर कुछ चर्चा की है। पृथ्वीराज रासो पर चर्चा करते हुए हम पद्मावती समय तक आए हैं। कोई भी तथ्य जो है उसका बारीकी से जब हम अध्ययन करते हैं, जैसे मान लीजिए हम पद्मावती समय की कथा को पूरी बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं अगर उसके दोहों की, उसके पदों की, तो बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी सूचनाएँ और बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो हमारे स्वतः ही उसमें तैयार हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।